हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो ये सब्जेक्ट कोड रहेगा BHDC 133 ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। और इस सब्जेक्ट कोड के अंदर जो ये विषय है, जो ये सब्जेक्ट है, आधुनिक हिंदी कविता, मॉडर्न हिंदी पोइट्री। मॉडर्न हिंदी पोइट्री के बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे। इस क्लास के अंदर हम उन प्रश्नों को जानेंगे आज जो प्रश्न पिछले एग्जाम्स में कई बार ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी आने के काफी ज्यादा हाई चांस है। तो हम उन्हीं प्रश्नों को अंडरस्टैंड करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को प्रिपेयर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला जो इसके अंदर प्रश्न है वो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की प्रमुख विशेषताओं प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषताएं बतानी है, उनकी कविताएं किस प्रकार की थी, क्या उनकी कविताओं में विशेषता थी, उसको हमें समझना है। तो भारतेंदु युगीन कविता में प्राचीन और नवीन का अनूठा समन्वय है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता और प्रेम, राजभक्ति की आड़ में ब्रिटिश शासन की आलोचना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, भक्ति भावना और हास्य व्यंग के माध्यम से समाज सुधार। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो अपनी कविताएं लिखी हैं, जो उनका काव्य युग है, उसके अंदर हम ये सारी चीजें देखते हैं, जिसमें हमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम देखने को मिलता है, राजभक्ति की आड़ में ब्रिटिश शासन की आलोचना देखने को मिलती है ना। यानी कि राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति तो करी जा रही है और उसकी आड़ में क्या हो रहा है, ब्रिटिश शासन की आलोचना भी हो रही है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी हो रहा है। जो समाज के अंदर रूढ़िवादी सोच थी या समाज के अंदर जो बुरी चीजें थी, उनको उनका भी विरोध किया जा रहा है उनके काव्य के अंदर। और भक्ति भावना और हास्य व्यंग के माध्यम से समाज में सुधार। जैसे हास्य व्यंग के माध्यम से अगर मान लीजिए कोई समाज में कोई भी बुराई है, तो उसको एक हास्यास्पद तरीके से, मतलब चुटकुले के तौर पे या व्यंग्य के तौर पर उसको भी समाज से मिटाया जा रहा है, समाज में उसका भी सुधार किया जा रहा है। उनकी भाषा में ब्रिज भाषा की मिठास और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग प्रमुख है। तो हमने ये पहला प्रश्न अंडरस्टैंड करा है। इस प्रश्न को मैं स्टार कर रहा हूं बिकॉज ये जो प्रश्न है ये कई बार ऑलरेडी पहले एग्जाम में आ चुका है। इस तरीके का प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र पे आ चुका है, वो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की साहित्यिक प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। हमें क्या करना है, जो द्विवेदी युगी युग था, इसके अंदर जो कविताएं थी उनके साहित्यिक प्रवृत्तियों को रेखांकित करना है। मतलब कि उस समय की जो कविताएं थी वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, क्या था उन कविताओं के अंदर, वो हमें इसके अंदर रेखांकित करना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर आधारित इस युग की कविता में इतिवृत्तात्मक इतिवृत्तात्मकता वर्णन की प्रधानता पाई जाती है। इतिवृत्तात्मकता क्या है, मतलब उनका जो ये काव्य युग था, इस युग के अंदर क्या था, मतलब कविताओं को खोल खोल करके स्पष्ट रूप से समझाया और बताया जाता था। मतलब एक्सप्लेनेशन जो होता था वो लंबा और बड़ा होता था इस युग की कविताओं में। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता, समाज में सुधार, नारी गरिमा का पुनरुत्थान, प्रकृति की चित्रण और खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जन। मतलब खड़ी बोली जो हिंदी है उसका परिमार्जन किया गया, मतलब उसको सही तौर पर, सीधे तौर पर सामने प्रस्तुत किया गया। दूसरा क्या किया गया, इसके अंदर राष्ट्रीयता दिखाई गई, समाज सुधार दिखाए गए, नारी गरिमा का पुनरुत्थान हुआ और प्रकृति चित्रण और खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जन। इस काल में छंदों में विविधता और भाषा में सरलता पर विशेष बल दिया गया। मतलब क्या है, इस काल में जो छंद थे, जो कविताओं में छंदों का प्रयोग किया गया, उसमें काफी विविधता थी। और दूसरा क्या है, भाषा में सरलता पर विशेष बल दिया गया। मतलब भाषा जो होनी चाहिए कविताओं की वो सरल होनी चाहिए, इसके अंदर बताया गया। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। छायावाद की मुख्य पृष्ठभूमि और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, जो छायावाद है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास बनाई है। इस क्लास को अगर आप देखना चाहे तो मेरी वीडियो की फीड में आपको छायावाद की क्लास मिल जाएगी, उसको आप देख लेना। छायावाद हिंदी साहित्य में स्वतंत्रतावाद का उदय है। इसकी मुख्य पृष्ठभूमि जो है वो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में बनी। छायावाद की प्रमुख विशेषता है व्यक्तित्व या आत्म अभिव्यक्ति, प्रकृति का मानवीकरण, नानी के प्रति नवीन और गरिमामय दृष्टिकोण, रहस्यवाद और लाक्षणिक प्रतीकात्मक भाषा शैली। मतलब छायावाद में बेसिकली क्या है, मैं आपको देखिए थोड़ा इजी एक्सप्लेन कर देता हूं। छायावाद में क्या बताया गया है कि छायावाद के अंदर जैसे पुरानी जो कविताएं थी, जो लयबंदी या तुकबंदी थी, उसको हटा करके छायावाद के अंदर भाषा को सरल किया गया, भाषा को
एक तरीके से नॉर्मल किया गया। अब भाषाओं के अंदर वो जो शब्द ऐसे होते थे ना, कविताओं के अंदर जो हमें अंडरस्टैंड नहीं होते थे, समझ में नहीं आते थे, है ना, उनको इजी शब्दों में लाया गया छायावाद के अंदर। दूसरा क्या रहा छायावाद के अंदर, कि पहले क्या था कि एक तरीके से रहस्यवाद को इसमें समझा गया, रहस्यवाद की प्रकृति इसके अंदर लाई गई। अब छायावाद के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, देशभक्ति के बारे में बताया गया, सामाजिकता के बारे में बताया गया, मतलब जो असल मुद्दे हैं वो सारे छायावाद में लाए गए। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना या प्रकृति प्रेम पर प्रकाश डालिए, है ना। जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना मतलब सौंदर्य की फीलिंग, चेतना मतलब होता है ना अंदरूनी चेतना, एक आत्मा से एक महसूस होती हैं चीजें, वो उसी को ही कहते हैं चेतना। अब उनकी सौंदर्य चेतना को हमें समझना है और प्रकृति प्रेम को। जयशंकर प्रसाद के काव्य में सौंदर्य और प्रकृति का अनुपम संगम है। उनके काव्य विशेषकर कामायनी और आंसू में प्रकृति आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रित है। उन्होंने प्रकृति में मानवीय संवेदनाओं को देखा। प्रसाद का सौंदर्य स्थूल न होकर सूक्ष्म, उदात्त और आध्यात्मिक है, जिसमें प्रेम, आनंद और करुणा का भाव निहित है। उन्होंने प्रकृति को जो देखा ना, उन्होंने प्रकृति को अपने मन से, अपनी चेतना से उसके सौंदर्य को समझाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं, प्रकृति को मन के अंदर से फील करना, प्रकृति कितनी खूबसूरत है, प्रकृति में क्या क्या चीजें अनमोल सी हैं, वो सारी चीजों को उन्होंने समझा और अपनी कविताओं में भी इनको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो आप इनकी कविताओं को भी पढ़ना एक दो। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निराला की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताएं। ठीक है, इनकी क्या बतानी है। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी काव्य भाषा की, जो इनकी कविताओं में भाषा है, उसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने काव्य भाषा को रूढ़ियों से मुक्त किया। उनकी काव्य भाषा की विशेषताएं खड़ी बोलीता, ओजस्वी और सशक्त प्रयोग, तत्सम शब्दों के साथ तद्भव और ग्रामीण शब्दों का सटीक लिखना, नवीन प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग तथा मुक्त छंद रबड़ छंद की स्थापना। उनकी भाषा में आक्रोश और विद्रोह का भाव स्पष्ट लगता है। देखिए, जैसे हमने पढ़ा है ना, मुक्त छंद रबड़ छंद, मुक्त छंद रबड़ छंद, इट मीन्स क्या है कि देखिए, पहले जो कविताएं होती थी ना, वो एक लय में, एक तुक में और बराबर शब्दों में चलती थी। उनकी लाइन जो होती थी बराबर बराबर शब्दों में होती थी। पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने क्या करा कि जो कविताएं लिखी इन्होंने, उन कविताओं के अंदर इन्होंने लय को या तुकबंदी को नहीं देखा, है ना। इन्होंने क्या करा कि शब्दों को उनके सही क्रम में लगाया। अब उसमें तुफ बने ना बने, मिले ना मिले, बट कविताओं का जो मिश्रण करा इन्होंने, वो एक तरीके से आसान शब्दों में करा, है ना, ऐसे शब्दों में करा जो समझने में आसानी रहे। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला का प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की नारी दृष्टि को रेखांकित कीजिए। सुमित्रानंदन पंत की नारी दृष्टि हमें यहाँ पर रेखांकित करनी है कि इन्होंने नारी दृष्टि को कैसे समझा है, कैसे जाना है। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने अपनी कविताओं में नारी कोमल भावनाओं, ममता और प्रेरणा का स्रोत माना है। मतलब इनकी कविताओं के अंदर क्या कहा गया है, यदि नारी है कोमल है, कोमल भावनाओं, ममता और प्रेरणा का स्रोत उन्होंने कहा है नारी को। मतलब इनकी जो कविताएं हैं वो ज्यादातर किस पे रिलेट कर रही हैं, नारी के ऊपर रिलेट कर रही हैं। उनके प्रारंभिक काव्य में नारी का सौंदर्य प्राकृतिक उपादानों के रूप में चित्रित है, जबकि बाद की कविताओं जैसे युवाणी और ग्राम्या में उन्होंने नारी को शोषण से मुक्त, सबल और सामाजिक उत्थान में भागीदार के रूप में देखा है। पहले उन्होंने बताया, पहले जो उन्होंने कहा है वो नारी को कोमल कहा उन्होंने, ठीक है, और ममता और प्रेरणा का स्रोत बताया। उसके बाद क्या कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के, नारी जो है वो शोषण से मुक्त है, सबल है और सामाजिक उत्थान में भागीदार है वो। यानी कि समाज में अगर भलाई होनी है तो वो नारी भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर जगह आदमी ही चाहिए। सामाजिक जो उत्थान है उसके लिए नारी का भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुष का है। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अंतर्निहित राष्ट्रीय भावना स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है शब्द अंतर्निहित राष्ट्रीय भावना, मतलब जो भावना मेरे मन से आए, जो भावना मैं अंदर से महसूस करूं। ये नहीं कि सिर्फ चार लोग एक काम कर रहे हैं तो मैं भी वो करने लग जाऊं जबकि मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं है ना। अंतर्निहित भावना क्या है, राष्ट्रीय भावना, जो मेरे अंदर से आ रही है, जो मेरे मन से आ रही है, वही भावना अंतर्निहित है। मैथिली शरण गुप्त
को राष्ट्र कवि कहा जाता है। उनके काव्य जैसे भारत भाड़ की साकेत में राष्ट्रीयता का स्वर अत्यंत प्रखर है। उनके राष्ट्रीय भावना में अतीत के गौरव का गान, स्वदेश प्रेम, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, त्याग और बलिदान की प्रेरणा छिपी है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीयों में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अलग जगाई। मतलब कि इनकी जो कविताएं हैं वो ज्यादातर किसके ऊपर बेस हैं? राष्ट्रीयता के ऊपर। इन्होंने राष्ट्रीय भावना में, मतलब कि इनके अंदर की जो भावना है वो अपनी कविताओं में राष्ट्र के लिए इन्होंने लिखी हैं। और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से क्या करा? भारतीयों में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अलग जगाई। मतलब ये जो कवि हैं इन्होंने इतना, मतलब कि अपनी जो कविताएं लिखी उन कविताओं के अंदर सर्वोपरि किसको रखा है? राष्ट्र को उन्होंने सर्वोपरि रखा है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे जो इस क्लास के अंदर थे। बीएचडीसी की और भी मैंने क्लासेस तैयार रखी हैं, वो सारी क्लासेस भी आप चाहो तो देख सकते हो, वीडियो के फीड में है। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करिए, पेज को फॉलो सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कमेंट भी कर सकते हैं आप। और बाकी अगर किसी को भी क्लास की कोई भी पीडीएफ चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट कोड की, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर पे हेलो करें, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे डीएम करें ताकि हमें आपका वहां से हम आपको रिप्लाई कर सकें। सो थैंक यू सो मच।